गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल के लिए। आइए हम पढ़ेगा आज के करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में यहीं से करंट अफेयर्स आएंगे। हमारे साथ जुड़िए। रोज सुबह शाम को जो है प्रैक्टिस होता है। एसएससी के कई एग्जाम, जीडी, सीएचएसएल स्पेशल चल रहा है, सीजीएल चल रहा है, मेंस के लिए चल रहा है सीजीएल मेंस। तो उसके लिए हमारी फैकल्टी जो है पूरा प्रैक्टिस करवा रही है पिछले साल के प्रश्नों का और नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और सुबह 7:30 पर, सुबह 7:30 पर प्रतिदिन आपको सीएल कैरियर एकेडमी से फ्री करंट अफेयर्स मिलता है। तो आप उसको देखिए और लिखिए। प्रतिदिन लिखने के बाद महीने दिन में आपका मैगजीन तैयार होगा विथ स्टैटिक जीके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये लगभग सभी को पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। तो इसको मनाया जाता है, आप देखेंगे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है इसका विषय सबसे महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण विषय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? थीम या आपको कह सकते हैं विषय क्या है? तो आप देखेंगे डिजिटल है ना, आप ये कहते हैं डिजिटल या आप डिजिटल भी कह सकते हैं, डिजिटल है ना, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी है ना, इसको बोलते हैं डिजिटल डिजिटल इनोवेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी, ये इस बात की थीम है। आप सब लोग याद रखेंगे डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी इस वर्ष की थीम है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आप ध्यान रखेंगे महिला दिवस, और महिला दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए, चाहे जाति हो, भाषाई हो, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन सब चीज पर महिलाओं को सम्मान देना और उनको जो है पारंपरिक मान्यता देना, जो वो आगे आ सके, उनका सशक्तिकरण हो सके और समाज में उनकी भी भागीदारी बढ़ सके। इसी को मनाने के लिए यूएनओ ने 1977 में इसको मान्यता दिया था। यूएनओ ने क्या किया था? 1977 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा, यूएनओ ने है ना 1977 में मान्यता दिया, इसको मनाने के लिए मान्यता दिया था। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और महिलाओं से जुड़े और जो है कानून कौन कौन से, महिलाओं से जुड़े कानून को भी आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं से जुड़े कई प्रकार के कानून, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निवारण, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है ना, इसको याद करिएगा आप लोग। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाया गया 1956 में बनाया गया, ये भी याद रखेंगे। दहेज निवारण अधिनियम जो था, दहेज पर जो कानून बनाए गए थे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये भी याद रखना है आप लोगों को, 1961 में बनाए गए थे। तीसरा देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
महिला आयोग अधिनियम। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है ये बनाया गया था 1990 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुआ था। उसके बाद घरेलू हिंसा से महिलाओं के उत्पीड़न को बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, महिलाओं का संरक्षण जो है अधिनियम, खास तौर पे याद रखेंगे इसको, 2005 में बनाया गया है ना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, और एक और कानून 2013 में बनाया गया है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। महिलाओं का, अब पांचवा देखेंगे, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब बना था? 2013 में। तो ये सब कानून महिलाओं से जुड़ी, याद रखिएगा। महिला नेशनल है ना, नेशनल वुमन कमीशन या एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन ऑफ वुमन भी इसको कहते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ वुमन भी इसको कहते हैं, एनसीडब्ल्यू। ये इसकी स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1992 को। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी 1992 को स्थापित हुआ था। तो इस सारी महिलाओं से जुड़ी जो राष्ट्रीय महिला दिवस था, इस अवसर पर इन सारी बातों को याद कर लीजिएगा। आपके परीक्षा के लिए सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और इसकी थीम तो अवश्य याद रखेंगे, थीम पूछा जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है, और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की याद में मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रथम भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया है? फ्रिंजेक्स 2023 का, फ्रिंजेक्स FR से फ्रांस, IN से इंडिया, J से ज्वाइंट, और EX से एक्सरसाइज, फ्रांस इंडिया ज्वाइंट एक्सरसाइज। यहां तक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तिरुवनंतपुरम, और तिरुवनंतपुरम कहां है? केरल में है। तो तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया भारत और फ्रांस की सेनाओं का, है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत फ्रांस के बीच जो इसका आयोजन किया गया है, ये पहला है, पहला संयुक्त अभ्यास, प्रथम लिखा हुआ है प्रश्न में, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया, पंगोडे सैन्य स्टेशन पर। कहां किया गया था? केरल में, पंगोडे सैन्य स्टेशन पर, सैन्य स्टेशन पर, पंगोडे सैन्य स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया। ये बात याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी दल डायमंड मिशन फ्रांसीसी मरीन रेजिमेंट का हिस्सा है, वो आए थे तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना इकाई द्वारा सबसे बड़ा दल और फ्रेंच की 6ठी बस्तर भंग, है ना, ये किया गया। इस अभ्यास के लिए थीम मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन पर आधारित, मानवीय सहायता और एक विवादित वातावरण में आपदा राहत संचालन थीम पर आधारित है ना। तो आप देखेंगे कि भारत और फ्रांस और प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं, कौन कौन से? तो भारतीय वायुसेना अभ्यास गरुड़, भारत फ्रांस के बीच और भी अभ्यास होते हैं, वायुसेना, भारत फ्रांस के बीच गरुड़, है ना, गरुड़। नौसेना, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच वरुण, एक हो गया गरुड़, एक हो गया वरुण, है ना। और एक और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, उस भारतीय थल सेना के साथ अभ्यास शक्ति।
अभ्यास शक्ति सेना के साथ, मतलब मिलिट्री, है ना। तो 3 हो गया, 1 2 3 करुण वरुण और अभ्यास शक्ति, और चौथा हो गया फ्रेंजक्स। तो ध्यान रखिएगा कौन भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है। हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को कब मनाते हैं? 7 मार्च को, ध्यान रखिए जन औषधि दिवस मनाते हैं 7 मार्च को। तो 2023 का इस बार का जन औषधि दिवस का विषय क्या है? तो जन औषधि दिवस 2023 का जो विषय है, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जन औषधि चीप वेल एंड गुड, जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। ये इस थीम के साथ 7 मार्च को प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम रखी गई है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस का थीम रखा गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, जरूर इसको याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। मार्च को 2023 में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। 7 मार्च को ये 5वां संस्करण है, 5वां संस्करण है। तो शुरुआत कब हुआ था इसका? 2018 में, 2019 में हुआ, तब ये 5वां हो। 2019 20 21 22 और 23, तो 5वां है। 2019 में शुरू हुआ था 5वां जन औषधि दिवस। थीम क्या है? जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम, है ना। 1 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर जन औषधि चेतना अभियान के साथ की गई थी। 1 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर जन औषधि चेतना अभियान के साथ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जन औषधि योजना के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करना, जन औषधि के लाभों के बारे में जनता को शिक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए ध्यान रखेंगे, जन औषधि ये इसकी थीम है। 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में 5 से 9 मार्च 2023 तक राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? राष्ट्रमंडल का 5 से 9 मार्च 2023 तक राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? उड़ीसा, गोवा, सिक्किम या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, ऐसे विधि कह सकते हैं, कानून सम्मेलन, राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कह सकते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 2023 में 5 से 9 मार्च तक, 5 6 7 8 9 5 दिन का कार्यक्रम है। तो ये गोवा मनाया गया है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है और यहीं पर इसका आयोजन किया गया है, इसको मनाया गया है। अब देखेंगे 5 से 9 मार्च राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का 23वां संस्करण है, गोवा में आयोजित हुआ, है ना। ये इसका जो है 23वां संस्करण, ये इसका जो है 23वां संस्करण है जो गोवा में मनाया गया है। और इस सम्मेलन में 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 52 देशों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक पॉइंट है, 52 देशों के 500 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार में कमी को सुनिश्चित करना और निर्णय निर्माण में समाज के सबसे कमजोर लोगों की राय को ध्यान रखना, ये इसका महत्वपूर्ण विषय है। तो 5 से 9 मार्च 2023 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू ने क्या किया? यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा किया और सटीक प्लेटफॉर्म और खुली चर्चा पर विशेष महत्व हुआ। तो केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संबोधित किया, उद्घाटित किया, संबोधित किया। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पहली कॉमनवेल्थ एम्पायर लॉ कॉन्फ्रेंस 1955 लंदन में हुई। पहला आयोजन कहां हुआ था? तो पहला आयोजन 1955 में लंदन में हुआ था, लंदन में हुआ था। और तब से जो है ये आयोजित होता रहा है। इसका 23वां संस्करण है। 1977
में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन नाम से पहला सम्मेलन स्कॉटलैंड में हुआ। तो कॉमनवेल्थ एंड एम्पायर लॉ कॉन्फ्रेंस 1955 लंदन में आयोजित किया गया था। उसके बाद 1977 में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन, इसका नाम बदल दिया गया और इस नाम से पहला सम्मेलन स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। ये सारी बातें याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रमंडल देशों में कानून के शासन को बनाए रखना और बढ़ावा देना, है ना। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण होगा। कॉमनवेल्थ के 56 देशों के वकीलों, जजों, शिक्षाविदों, कानूनी पेशे से वंचित करने वाले मुद्दों को बहस करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करता है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? राष्ट्रमंडल देशों की संख्या, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में थी। वर्तमान में 56 देश सदस्य हैं राष्ट्रमंडल के। तो याद रखिएगा, इसमें 52 देशों ने भाग लिया था। इसका गोवा में इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, या इसी का नाम है कटलैस एक्सप्रेस, है ना। का आयोजन 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, INS त्रिकंद इसमें शामिल हो रहा है। INS त्रिकंद, भारतीय नौसेना का INS त्रिकंद जो है इसमें शामिल हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा, कटलैस एक्सप्रेस 2023 का आयोजन किया जा रहा है ना। और यह आयोजन 16 मार्च तक चलेगा, 16 मार्च तक चलेगा, जिसका ये खाड़ी देशों में हो रहा है। खाड़ी देशों में सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, तो खाड़ी देशों में ये इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पर INS त्रिकंद जो है वहां पर गया है। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। INS त्रिकंद ने वहां पर यात्रा की। इसमें 50 से अधिक देशों, अंतरराष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के प्रतिनिधियों, 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अधिक देश और देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, है ना। निधि भाग ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, याद रखिएगा। खाड़ी, इसका आयोजन खाड़ी देशों में हो रहा है। इसका आयोजन जो हो रहा है खाड़ी देशों में, आयोजन खाड़ी देशों में, खाड़ी देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है ना। तो इस तरह से एक बड़ा आयोजन है कटलैस एक्सप्रेस 2023, आप याद रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न बनेगा। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की पहली सहभागिता है। विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। भारतीय नौसेना का जहाज पहली बार इसमें भाग ले रहा है, यही याद रखिएगा। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और क्षेत्र को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है ना। तो ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन सी क्वाड में भी, ऑपरेशन सी क्वाड जो 22 नवंबर 2022 को, तो उसमें भी INS त्रिकंद ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मेघालय के मुख्यमंत्री, जो अभी चुनाव हुआ था वहां पर, तो मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो पिछले जो मुख्यमंत्री थे पुनः वो मुख्यमंत्री बन गए। उनका नाम है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा इज द राइट आंसर। ये PS संगमा के पुत्र हैं। कोनराड संगमा मेघालय के दूसरी बार CM बने, दूसरी बार CM बने, दूसरी बार CM बने हैं, ये याद रखिएगा। कोनराड संगमा इज द राइट आंसर, है ना। कोनराड संगमा दूसरी बार CM बने हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कोनराड संगमा दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, है ना। इनको शपथ किसने दिलाया? तो राज्यपाल फागू चौहान ने, राज्यपाल फागू चौहान ने, फागू चौहान ने शपथ दिलाई। फागू चौहान ने शपथ दिलाई। राज्यपाल जो मेघालय का राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के राज्यपाल थे, अभी को मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया फागू चौहान को। तो इन्होंने शपथ दिलाई। संगमा को उनके 2 सहायक पोस्टों 300 और 9 मंत्रियों के साथ पद की शपथ दिलाई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 2 मार्च को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, है ना, इस तरीके से ये 58 नवनिर्वाचित विधायकों के लिए मेघालय की जो सीटें हैं ना वो है 60। मेघालय की विधान
विधानसभा सीट है 60, अरुणाचल प्रदेश के लिए 60। यहाँ पे चुनाव में 58 सीटें 2 अभी नहीं चुनी गई हैं किसी कारणवश। ये बात ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, जिसमें 11 सीटें हासिल की थी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो मुख्यमंत्री फागू चौहान और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इनके शपथ ली है। मेघालय का जो राजधानी शिलांग है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। अब देखिए, त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ था, मेघालय में भी चुनाव हुआ था, तो यहां पर किसने शपथ लिया? तो इसका जो सही जवाब होगा माणिक साहा। माणिक साहा दूसरी बार, ये भी दूसरी बार शपथ ले रहे हैं, शपथ लिया है। और इनको शपथ किसने दिलाया? जो अभी त्रिपुरा के राज्यपाल को है, मुख्यमंत्रियों को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। मणि साहा ने त्रिपुरा के सीएम पद की दूसरी बार शपथ लिया है, ये भी याद रखिएगा। सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य ये कौन है? ये राज्यपाल है और इन्होंने ही शपथ दिलाई है, राज्यपाल है और इन्होंने जो है शपथ दिलाई है माणिक साहा को। तो सत्यदेव नारायण आर्य है ना, जो है राज्यपाल है और माणिक साहा मुख्यमंत्री बने हैं। इसका सही जवाब हो गया ए, इन्होंने उसकी शपथ दिलाई है। अब देखिए, यहां पर त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा है। त्रिपुरा में विधानसभा की संख्या 60 है, विधानसभा की संख्या 60 है। विधानसभा की संख्या यहां पर कितनी है? 60 है ना, 60 है। और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी और मेघालय में भी बीजेपी समर्थित सरकार ही बनी है, तो दोनों जगह बीजेपी का प्रभुत्व बढ़ा है। और त्रिपुरा में भी बीजेपी की सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की 32 सीटें जो है जीता है। तो वहां पर मणिक साहा बन गए हैं मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अगरतला है त्रिपुरा की राजधानी, अगरतला पूर्वोत्तर का राज्य है, आप ध्यान रखिए। और त्रिपुरा की और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा की लाइन है उसको जीरो जो है जीरो रेखा बोला जाता है, शून्य रेखा बोला जाता है। तो मणिक साहब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहां किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बी, कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कहां है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, है ना, मलेशिया की राजधानी। 5वां भारत आसियान, आसियान आसियान में 10 सदस्य देश हैं, 10 सदस्य देश हैं और ये सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, है ना, सब थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, ये सब जो है उधर के 10 देश है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो ये याद रखेंगे, उसके 10 सदस्य देश है। भारत आसियान के साथ व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन 27 बार कुआलालंपुर में हुआ है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है, ये आप याद रखिएगा। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, आसियान की स्थापना 1967 में थी, है ना, ये भी याद रखिएगा आप लोग। 1967 में आसियान की स्थापना हुई। आसियान को लिखता है ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसको बुलाता है। स्थापना 1967 स्थापना हुआ। इसका जो हेड ऑफिस है वह है जकार्ता। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और सदस्य देशों की संख्या 10 देश इसके सदस्य देश हैं। 5 संस्थापक सदस्य देश हैं और 5 बार में जुड़े। म्यांमार इसका सदस्य देश है, म्यांमार इसमें शामिल है। संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। वर्तमान में इसमें कौन कौन और जुड़ गए हैं? ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये 10 सदस्य देश इसमें हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये पूरी बातें ध्यान रखिएगा आसियान के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है और भारत 108वें स्थान पर आ गया है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 108वें स्थान पर है।
2022 में 100वें स्थान पर था, 100वें स्थान पर था, है ना। तो कितने की गिरावट आ गई? 8 अंकों की गिरावट आई है, 8 अंकों की गिरावट आई है ना। 8 अंकों की गिरावट आई है। भारतीय चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 8 अंकों की गिरावट आई है। ये याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यह किसके द्वारा जारी किया गया है? बीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा। जारीकर्ता बीडेम इंस्टीट्यूट बीडेम इंस्टीट्यूट द्वारा, है ना, ये जारी करता है। 2023 का जो है सूचकांक इन्होंने जारी किया है। अपनी चुनावी लोकतंत्र रिपोर्ट में 91वें स्थान पर, है ना, अन्य देशों पर रखा है। पहले स्थान पर इसमें डेनमार्क है, पहला स्थान डेनमार्क, ये भी याद रखिएगा। तो भारत के स्थान लागत गिरावट आई है ना, ये ध्यान रखिएगा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत के 108वें रैंक पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां से अखिल भारतीय स्तर पर युवा उत्सव इंडिया 2047 युवा उत्सव इंडिया 2047 को शुरू किया है। कहां से शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा IIT रोपड़। इसका सही जवाब हो जाएगा AIIT रोपड़ में किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा IIT रोपड़ से। केंद्रीय अनुराग ठाकुर जो है वो है युवा एवं खेल मंत्री प्लस सूचना और प्रसारण मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये याद रखिएगा। खेल मंत्री प्लस सूचना और प्रसारण मंत्री है, तो सूचना और प्रसारण मंत्री ने अखिल भारतीय स्तर पर युवा इंडिया 2047 को IIT रोपड़ पंजाब से जारी किया है। याद रखना आप लोगों को, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, याद रखिएगा। पंजाब के IIT रोपड़ से, है ना, अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये युवा उत्सव क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में धार, होशंगाबाद, राजस्थान में हनुमानगढ़, झारखंड में सरायकेला, पंजाब में कपूरथला, महाराष्ट्र में जलगांव, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, तेलंगाना में करीमनगर, केरल में पालाकांड और कुलाडोर के अलावा सभी एक साथ युवा उसकी मेजबानी करेंगे। इसके लिए जो है 31 मार्च 2023 तक देश भर के 150 जिलों में आयोजित किया जाएगा, है ना। 31 मार्च, ये भी याद रखिएगा, 31 मार्च 2023 तक देश भर के 150 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। ना 150 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। युवा उत्सव इंडिया का आयोजन 2047 जो इसका विजन रखा गया है, इसके लिए। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो इसमें जो है युवा स्वयंसेवकों और युवा क्लब के सदस्यों के अलावा पहले चरण में युवा उत्सव कार्यक्रम स्कूलों कॉलेजों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। और इसमें जो है 5 प्रण लिए गए हैं। भारत की विकास आकांक्षा पहला, गुलामी और औपनिवेशिक मानसिकता के सभी निशान को मिटाना ये दूसरा है। तीसरा है हमारे इतिहास और विरासत पर गर्व करना। चौथा है एकजुटता और सहयोग। पांचवा नागरिकों की जिम्मेदारी की भावना है। और इसमें जो युवा है 15 से 29 वर्ष आयु के युवा भाग लेंगे। 15 से 29 वर्ष आयु के युवा भाग लेंगे। तो इस कार्यक्रम में ध्यान रखिएगा, इतने 15 से 29 वर्ष आयु के युवा ही इसमें भाग लेंगे। 15 से 29 वर्ष आयु के युवा ही इसमें भाग लेंगे। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रतियोगिता में संलग्न होंगे और वही पात्र होंगे 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवा। तो सारी बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, रोज हमारे साथ जुड़िए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको लाइक और शेयर जरूर करिए।